सुबह सुबह का वक्त था। सूरज की किरणें अभी चारों तरफ पूरी तरीके से फैली भी नहीं थी। लोग भी अभी पूरी तरीके से नींद से बाहर नहीं थे कि अचानक गली से एक लड़के की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। जब कुछ लोग पीछे मुड़ करके देखते हैं तो एक लड़का दूसरे लड़के के ऊपर किसी तेज़धार हथियार से एक पर एक कई सारे वार कर रहा था। लड़का अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हुए बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। लेकिन इस तरह की नज़ारा देख करके किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती है उनके नज़दीक पहुंचने की। आखिरकार लड़का काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है और हमला करने वाला लड़का अपने हथियार को हवा में लहराते हुए मौके से फरार हो जाता है। तब कहीं जा कर के कुछ व्यक्ति उस लड़के को आनन फानन में उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर पहुंचते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर उस लड़के का ट्रीटमेंट करते हैं, डॉक्टर उस लड़के को मृत घोषित कर देते हैं और साथ ही साथ इस बात की खबर नज़दीकी पुलिस थाने में दे देते हैं। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है, बहुत जल्द ही इस केस का खुलासा भी कर देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है पंचकुला और इसी पंचकुला के सेक्टर 17 का एक इलाका पड़ता है राजीव कॉलोनी। दरअसल राजीव कॉलोनी पंजाब प्रदेश के चंडीगढ़ के बॉर्डर पे पड़ता है। रास्ते के इस पार राजीव कॉलोनी है तो रास्ते के उस पार चंडीगढ़ का ही एक इलाका पड़ता है मौली माजरा। बात कर रहा हूँ मैं 4 जून 2016 की। इसी मौली माजरा इलाके का रहने वाला इरफान, जो पेशे से मुर्गी सप्लायर का काम करता है, 4 जून 2016 को इसी राजीव कॉलोनी में इरफान मुर्गियों की सप्लाई करने के लिए अपने गाड़ी में मुर्गियों को लोड करता है और अपने ड्राइवर अशोक कुमार के साथ में राजीव कॉलोनी में पहुंचता है। जैसे मुर्गियों को अपने गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है कि अचानक एक लड़का आ करके इरफान पे एक पर एक कई सारे वार कर देता है। इरफान की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है और फिर 2 व्यक्ति लेकर के नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। पुलिस जब आकर के डॉक्टर से पूछताछ करती है कि आखिरकार इस लड़के को हॉस्पिटल में कौन लेकर के आया, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि 2 लड़के लेकर आए हैं, जिसमें से एक का नाम अशोक कुमार, जो इरफान के ही ड्राइवर है, और दूसरा इसी राजीव कॉलोनी का एक बूचड़ खाना चलाने वाला मोहम्मद चांद। पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो मोहम्मद चांद कहता है कि दरअसल इरफान जब सुबह सुबह मुर्गियों की सप्लाई करने लेकर के राजीव कॉलोनी में पहुंचा, अचानक एक लड़का इरफान के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन जिस लड़के ने इरफान के ऊपर हमला किया, मैं उसको अच्छी तरीके से जानता हूं। दरअसल उस लड़के का नाम है शहबाज, जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो इरफान के ही कॉलोनी मौली माजरा का रहने वाला है। पुलिस मोहम्मद चांद के ही तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पे जाती है तो पता चलता है कि दरअसल शहबाज अपने घर को छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस भी इस केस को काफ़ी सीरियस में लेती है और इरफान को काफ़ी ज़ोरदार तरीके से तलाशी करना शुरू करती है और उसी दिन शाम के करीब 9 बजे के आसपास इसी मक्खन माजरा गाँव से जाकर के पुलिस शहबाज को अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर पुलिस शहबाज से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जब शहबाज से पूछताछ करना शुरू करती है, शहबाज भी बहुत जल्दी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन जब इसकी पूरी कहानी बताता है कि आखिरकार इरफान की हत्या क्यों किया, इसे सुनने के बाद वाकई में हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। शहबाज बताता है कि दरअसल मैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला हूँ। इरफान भी शहबाज के ही गाँव का रहने वाला है। दरअसल इरफान और शहबाज दोनों बचपन के दोस्त हैं। कुछ साल पहले इरफान और शहबाज एक नौकरी की तलाशी में इसी चंडीगढ़ के मौली माजरा इलाके में पहुंचते हैं। इरफान अपने बड़े भाई के साथ में तो शहबाज अपने पूरे परिवार के साथ में। शहबाज के परिवार में उसके अब्बू अम्मी के अलावा एक छोटी बहन है साहिबा। इसी मौली माजरा इलाके में आते हैं, अपना अपना किराए का कमरा लेते हैं और फिर नौकरी की तलाशी करना शुरू कर देते हैं। बहुत जल्द ही इरफान और शहबाज दोनों को नौकरी मिल जाती है। इरफान को मुर्गी सप्लाई की नौकरी मिलती है तो शहबाज को इसी राजीव कॉलोनी में मुर्गी के बूचड़ खाने में नौकरी मिल जाती है। थोड़ा सा समय जब बीतता है, आखिरकार शहबाज के अब्बू को भी एक नौकरी मिल जाती है और फिर सब अपने बेहतर तरीके से ज़िंदगी व्यतीत करना शुरू करते हैं। चूँकि इरफान और शहबाज दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए इन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है और अक्सर दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करते हैं। जिसको जिसके घर मर्जी करता है खाना खा लेते हैं, जिसको जिसके घर मर्जी करता है उसी के घर सो जाते हैं। देखते ही देखते जब समय गुजरने लगता है, आखिरकार शहबाज की बहन साहिबा बड़ी हो जाती है। लेकिन शहबाज की बहन साहिबा जब बड़ी होती है, उसको बड़े होते हुए देख करके शहबाज के घर परिवार वालों को चिंता सताने लगता है
कि हमारी बच्ची जब बड़ी हो गई है तो कहीं ना कहीं साहिबा का निकाह कर दिया जाए। लेकिन इधर साहिबा का अपने ही भाई शहबाज के दोस्त इरफान से लव अफेयर शुरू हो जाता है। लेकिन इरफान और साहिबा का जब लव अफेयर शुरू होता है, इस बात की खबर शहबाज के घर के परिजनों को नहीं मालूम चलता है। लेकिन शहबाज के घर के परिजन जब साहिबा के निकाह के लिए लड़के की तलाशी करना शुरू करते हैं, तब जाके साहिबा को डर लगता है कि शायद उसके घर के परिजन किसी दूसरे लड़के से निकाह करा देंगे। इसीलिए एक दिन हिम्मत जुटा करके साहिबा अपने घर के परिजनों से कहती है कि दरअसल मैं इरफान से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और अगर मैं निकाह करूँगी तो सिर्फ़ और सिर्फ इरफान से। जब साहिबा इस तरह की बातें कहती है तो इसे सुनने के बाद शहबाज के घर के परिजनों को अपने कानों पे यकीन नहीं होता है। शहबाज को तो सुन करके अपने पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इसे सुन करके शहबाज आग बबूला हो उठता है और कहता है कि ये शादी मेरे जीते जी कभी संभव नहीं है। तुम्हें पता भी है कि अगर मैं तुम्हारी शादी इरफान से कर दूंगा तो आस पड़ोस के लोग हमें क्या कहेंगे। आस पड़ोस के लोग मुझे कहेंगे कि दरअसल अपने दोस्त को इसीलिए दोस्त बनाया था ताकि अपनी बहन से शादी कर दे। मैं इस शादी को कभी मंजूरी नहीं देता हूँ और मेरे जीते जी ये शादी कभी नहीं हो सकती है। शहबाज काफ़ी आग बबूला होकर के अपने घर से निकलता है और अपने दोस्त इरफान से भी लड़ाई झगड़े शुरू कर देता है और अपने दोस्त इरफान को भी धमकी देते हुए कहता है कि मेरी बहन को भूल जाओ और तुम कहीं किसी दूसरे लड़की से शादी कर लो। इस पे इरफान शहबाज को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शहबाज इरफान की एक भी बातें नहीं सुनता है, बल्कि उल्टा धमकी देता है कि अगर तूने मेरी बहन का पीछा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा दोस्त भी है। जब शहबाज इस तरह की बातें इरफान से कहता है तो इरफान को भी समझ में आ जाता है कि शहबाज को रहते हुए मेरी शादी साहिबा से नहीं हो सकती है। इसीलिए इरफान एक दिन साहिबा को लेकर के उसके घर से फरार हो जाता है और इसी धार्मिक स्थल पर जा कर के इरफान साहिबा से निकाह कर लेता है। लेकिन निकाह करने के बाद, अपनी पत्नी बनाने के बाद इरफान अपने घर वापस नहीं आता है। इधर साहिबा जब अपने घर से फरार होती है, उसके घर के परिजनों को जब मालूम चलता है, पूरे घर के परिजन साहिबा को और इरफान को हर जगहों पे तलाशी करते हैं, लेकिन दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते जब 2 दिन का समय बीत जाता है, शहबाज को पिता को लगता है कि शायद मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। इसीलिए शहबाज के पिता एक फ़ैसला लेते हैं और मौली माजरा से अपने घर को खाली करके वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर जा करके एक किराए का कमरा ले करके अपने पूरे परिवार के साथ रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद से शहबाज के पिता कभी भी इस इलाके में वापस नहीं आते हैं। चूँकि शहबाज राजीव कॉलोनी में बूचड़खाने में काम करता था, इसलिए शहबाज को अक्सर अपने नौकरी पे आना पड़ता है। देखते ही देखते लगभग 5 दिन का समय बीत जाता है कि 5 दिन के बाद अचानक 4 जून 2016 को इरफान अपने नौकरी पे वापस हो जाता है। और 4 जून 2016 को इरफान जब अपनी मुर्गियों को गाड़ी में लोड करके राजीव कॉलोनी में जब पहुंचता है, मुर्गियों को गाड़ी से बाहर निकालने की कोशिश करता है, उस वक्त शहबाज भी अपनी दुकान पे बैठ करके और मुर्गियों के काटने वाले चाकू को तेज़ कर रहा था। जब शहबाज इरफान को देखता है, देखने के बाद शहबाज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो एकदम आग बबूला हो उठता है, उसके दिमाग पे शैतान हावी हो जाता है और तुरंत उसी चाकू को लेकर के इरफान के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि इरफान को कुछ समझ में आता है, अपनी ज़िंदगी के रहम की भीख मांगते हुए बचाओ बचाओ चिल्लाता है, लेकिन शहबाज अपने दोस्त इरफान की बातें एक भी नहीं सुनता है और आखिरकार इतने काफ़ी अपने दोस्त इरफान के ऊपर वार करता है कि इरफान की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। और फिर शहबाज अपने आप को बचाने के लिए मौके से फरार हो जाता है और फिर उस चाकू को ले जा करके एक कब्रिस्तान के पत्थर के नीचे छुपा देता है। वाकई में दोस्तों, जब शहबाज ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो उसी के तहरीर पे पुलिस कब्रिस्तान से जा करके पत्थर के नीचे से उस चाकू को भी अपने कब्जे में लेती है। पुलिस जब शहबाज से पूछताछ करती है तो शहबाज कहता है कि दरअसल मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है। जो मैंने किया है होशो हवास में किया है और जो मैंने किया है बिल्कुल सही किया है। फिलहाल पुलिस उस वक्त शहबाज को अपने कस्टडी में लेकर के जेल भेज देती है। लेकिन जब इसकी पूरी सच्चाई आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।